अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता चलूँ कि बेसिकली फ्रॉम नाउ वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज। किस चीज़ की सीरीज? कि किस तरीके से पाकिस्तान वजूद में आया और उस वजूद में आने के बाद पाकिस्तान को क्या मसले पेश आए और कैसे कैसे उसकी गवर्नमेंट्स जो नई नई आती रही डिफरेंट पीरियड्स के लिए, उन पीरियड्स में उन्होंने क्या मसले फेस करे और क्या रिकवरी करी और किस तरीके से हम आगे बढ़े और क्या हमने इकोनॉमिकली हम कितने डेवलप हुए और हमारी इकोनॉमी ने कितना ग्रो किया। अच्छा, मैं अपनी सीरीज को थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूंगा, ना कि 1947 से। मैं स्टार्ट करूंगा इसको एक उस जंग से या एक उस तहरीक से जो कि 1857 यानी 1857 में लड़ी। वो तहरीक या वो जंग बेसिकली जंग आज़ादी के नाम से जानी जाती है, जो कि जंग आज़ादी पाकिस्तान के लिए नहीं थी। वो जंग आज़ादी उस हिंदुस्तान जो उस वक्त एक सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, वो वाला हिंदुस्तान, उसकी उस ब्रिटिश राज या वो अंग्रेज़ों की हुकूमत से निजात और हुकूमत से आज़ादी के लिए लड़ी। तो मेरा स्टार्ट वहीं से होगा कि 1857 के अंदर किस तरीके से वो जंग लड़ी गई और उसके बाद ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए कि वो जंग तो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के लड़ी थी, किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ऐसे क्या वजूहत आई जिसकी वजह से फिर बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि खाली अंग्रेज़ों से निजात ज़रूरी नहीं है, हमारी निजात हिंदुओं से भी ज़रूरी है। और फिर हम लोग जो है वो आज़ादी करते करते उसको सेपरेट कर लिया गया और हिंदू अलग हो गए और मुसलमान अलग हो गए। और फिर मुसलमानों ने एक अपनी तहरीकें चलाई और उसके बाद फिर हमने अल्टीमेटली 1940 में करारदाद दी, जो कि सबको पता है 23 मार्च 1940 में, और अभी आ भी रही है। तो वो और उसके बाद 1947 के अंदर अगस्त 14 को 14 अगस्त को 1947 में हमने अपनी आज़ादी हासिल करी और फिर एक खुद मुख्तार मुल्क बने। और उसके बाद उसके मसले को दरपेश जो आए वो ऐसे मसले थे कि शायद लोगों का मानना था कि शायद 6 महीने भी ये मुल्क ना चल सके और वापस से वो इंडिया में मर्ज हो जाए, और उसी इंडिया में जो कि पहले सब कॉन्टिनेंट कहलाया करता था, एक बर्र आज़म कहलाया करता था, बर्र सगीर कह लें उसको, जिस तरह कहते थे पहले के बर्र सगीर को मुसलमानों की तो बात जब होती थी तो वो वही हिंदुस्तान को डेवलप किया करते थे या हिंदुस्तान की तरफ उनका इशारा हुआ करता था। तो किस तरीके से फिर हमने उसके मसले मसाइल को हल करा, लेकिन हम वो 6 महीने के बजाय आज तकरीबन अगर 14 अगस्त आज 2021 की बात करी जाए, 14 अगस्त 2021 अब आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट हमने समझ लिया कहते हैं कोई, आप कह लेंगे कहते हैं 50 60 70 और कोई तकरीबन 73 to 74 ईयर्स का जो टाइम है हम लोग वो पूरा कर चुकेंगे अभी 14 अगस्त 2021 की आएगी। किस तरीके से हमने अपने 70 साल से अबव का एरिया निकाला। तो चलें वो बात तो हम साइड पर रखते हैं कि हमने कैसे निकाला। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जंग आज़ादी से, जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से मशहूर है, जो कि 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 में और ठीक है। अच्छा, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 के अंदर स्टार्ट होने की वजह इसकी ये थी कि ब्रिटिशर्स जो थे उस वक्त जो उन मुल्क में थे, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शायद किसी ने सुना हो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से बनी थी और कैसे उसने जो है वो अल्टीमेटली एक कंपनी का नाम था सिर्फ कि ट्रेडिंग करेंगे, और उससे करते करते वो बेसिकली असला लेकर आए ब्रिटिशर्स, और करते करते उन्होंने बाकायदा अपनी आर्मी बना दी और अपनी टुक ओवर कर लिया गवर्नमेंट को। क्योंकि उस वक्त के बादशाहों ने, उनके दिमाग में ये नहीं था कि शायद कुछ ऐसा हो जाएगा आगे जाके, और उन्होंने बड़े एक अच्छे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर या एक अच्छे ताल्लुकात के ऊपर ब्रिटिशर्स को याद दे दी कि आके अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद होते होते एक ऐसा रुख ले लिया कि वो एक बाकायदा गवर्नमेंट बन गई और बाकायदा अंग्रेज जो है वहाँ पे डिफरेंट अहदों के ऊपर फाइज होते हैं। फिर क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंग्रेज उस वक्त से करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद के बाद करते करते 1857 से कुछ टाइम पहले तक के
ऐसे हावी हो गए थे कि वो ब्रिटिशर्स एक अफेक्ट कर रहे थे जो हिंदू थे, उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि हिंदुओं की जो अपनी सोसाइटी थी या उनके जो अपने तौर तरीके थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सबसे पहला काम ये था। तो इसी चीज़ों की वजह से, क्योंकि खाली अंग्रेज जो उनकी आर्मी थी वहाँ पे, वो सिर्फ जो मैंने इंडिया में जो आर्मी हुआ करती थी, जो ट्रूप्स थे बेसिकली, वो खाली सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं थे और ना ही कोई मुसलमान थे सिर्फ, बल्कि वो एक मिक्सचर था जहाँ पे अंग्रेज भी थे, जहाँ पे हिंदू भी थे, जहाँ पे मुसलमान भी थे। तो हुआ ये कुछ के इस मसले को और इन मुश्किलात के बाद आखिरकार एक बगावत फूट पड़ी उस आर्मी में, या कहते हैं कि उन ट्रूप्स में। वो ट्रूप्स बेसिकली इंडियन ट्रूप्स थे जिन्होंने अपनी बगावत स्टार्ट करी। वो बगावत स्टार्ट हुई मेरठ। मेरठ जो कहलाता है एक शहर, मेरठ एक इलाका था जहाँ से ये बगावत का स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब ब्रिटिशर्स का जो उसमें मसला था कि जो बगावत उन्होंने स्टार्ट करी वो क्यों करी, कि ब्रिटिशर्स का एक और चीज़ वो ये लेकर आ गए थे कि वो अपनी डोमिनेंसी कायम कर रहे थे। जितने भी हिंदू थे उनकी जो मेन स्टेट्स थी, यानी वो स्टेट्स जो कि पहले बादशाहों के अंडर में आती थी, यानी प्रिंसेस के प्रिंसली स्टेट्स जिसमें कहा जाता था कि फना बादशाह महाराजा और ये लोग जो है वो अपनी स्टेट को ओन किया करते थे। उन स्टेट्स पर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ऑफिसर्स आके बैठ रहे थे, और जिससे इंडिया की जो वो रियासतें थी वो अपना हुकूक होती जा रही थी और वो अपने हाथ से निकलती जा रही थी हिंदुओं के, और वो ब्रिटिशर्स के पास आती जा रही थी। ब्रिटिशर्स ने एक और चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस करी, वो ये कि इसके बाद जब कोई, अगर आप कहते हैं कि एक तो स्टेट्स का मसला आ गया, और दूसरा जो मसला आया वो ये मसला आया कि जो एरिस्टोक्रेसी का मकसद ये होता है कि जो आप कहते हैं कि जो पुराने इंडिविजुअल जो होता था, कोई महाराजा है, ये लोग जो रन किया करते थे वो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। जो भी ऐसी गवर्नमेंट जो कि, या हुकूमत जो कि कोई एक इंडिविजुअल बंदा करे, यानी महाराजा वगैरह, तो वो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। तो वो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो उसको रिप्लेस होते थे वहाँ पे। और ये हो क्यों रहे थे, क्योंकि एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से एक टेक्निक थी ब्रिटिशर्स की। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स एक इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि इंट्रोड्यूस कराया था आपके लॉर्ड डेलहाउसी ने, जो कि 1840 के अंदर उन्होंने ये गालिबन आपका ये कहते हैं ये डॉक्ट्रिन जो है लॉन्च किया था। इस डॉक्ट्रिन के तहत ये था कि जो भी सक्सेसर, यानी समझ लें, कहते हैं कि जो भी बादशाह या जो भी महाराजा उस वक्त का, अगर तो वो गुजर जाता है, तो उसके गुजरने के बाद अगर तो उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, यानी कोई सगा खून का रिश्ता है, यानी कोई बेटा या कोई ऐसा कोई नहीं है जो जिसको वो दे सके अपनी अपनी आगे की विरासत में तख्त वो दे सके, जिस पर तख्त नशीन हो सके, तो उसके बाद वो किसी ऐसे बंदे को नहीं दे सकता जो कि वो खुद चाहे। यानी अगर उसका कोई सगा नहीं है तो वो फिर किसी और फर्दर किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकता, और अल्टीमेटली उसकी बादशाहत वहीं ख़त्म हो जाएगी। और फिर हो क्या रहा था कि वो जब बादशाहत ख़त्म हो जाती थी और कोई ऐसा लीगल हायर नहीं रहता था, नेशनल हायर, जो कि उसका अपना ही खून होता, तो फिर क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो उस लैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया करते थे, जिसकी वजह से एक और ज़्यादा कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि एक अंदर से एक जलन और एक अंदर से जो है वो एक दुश्मन वाले अनासर जो है वो नज़र आ रहे थे कि भाई जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे एक दुश्मन है और ये हमसे चीज़ें हमारी छीन रहे हैं। तो ये सबसे पहला मसला आया जिसकी वजह से बगावत स्टार्ट हुई। और दूसरी चीज़ जो आई, एक तो ये कि स्टेट्स के ऊपर गलबा, दूसरा ये कि वेस्टर्नाइजेशन आ रही थी उनकी सखावत में, उनके कल्चर में। वो क्या रहा था कि इंडियंस की एक अपनी रिवायतें थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुसलमानों के लिए तो कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। वो क्या थी? वो थी आपकी री मैरिज ऑफ विडो। ठीक है, री मैरिज ऑफ विडो। अच्छा, बेसिकली जो ये मैंने इनका नाम लिया, जो 1840 के अंदर जिन्होंने अपना ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस कराया था, लॉर्ड डेलहाउसी। तो डेलहाउसी जो थे वो आपके 1848 से लेके, यानी 1848 से लेके 56 तक के गवर्नर जनरल भी रहे आपके इंडिया में। तो उन्होंने इस टाइम पे ये लॉ पास करा, ये बिल पास करा कि री मैरिज ऑफ विडो, यानी हिंदुओं के यहाँ पे एक सती का कॉन्सेप्ट था। वो सती का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था
कि जब कोई मर्द अगर मर जाया करता था तो उसकी बीवी को उसी के साथ जिंदा जला दिया करता कि वो ताकि आगे किसी और से शादी ना कर या फिर उनकी शादियां नहीं करवा देते अगर वो सत्य का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन इस बिल के बाद डलहौजी ने ये क्लियर किया कि ऐसे कोई भी अब मसला नहीं आएगा, जो चाहता है वो अगर कोई मर्द मर जाता है तो उसकी बेवा किसी और से शादी कर सकती है, जो कि हिंदुओं के लिए उनके कल्चर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अपोजिट था और जो कि उनकी रिवायतों को ख़राब करने के मुतरादिफ था। दूसरी चीज़ जो लेकर आए री मैरिज और विडो के अलावा कि एक तो ये काम हो गया कि जो कि करना, दूसरा ये कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी में यानी क्रिश्चियनिटी में अगर कोई तब्दील होता है, कन्वर्जन, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन, अगर यानी कोई भी हिंदू या मुसलमान या जो भी व्हाटएवर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसकी फैमिली के अंदर, क्योंकि पहले ये था कि अगर आपने अपना मदद छोड़ा तो आपको आग कर दिया जाता था, आप अपनी अपनी जायदादों पे क्लेम नहीं कर सकते जो भी आपके खानदान वालों की जायदाद होती थी यानी घर वालों की फैमिली। लेकिन ये रूल आया है कि क्रिश्चियनिटी में अगर कोई भी कन्वर्ट होगा तो उसको शेयर दिया जाएगा उसकी फैमिली में से, चाहे फैमिली हिंदू या मुसलमान हो, अगर कोई भी उसका बेटा या बेटी जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसका जो हिस्सा बनता है वो उसको दिया जाएगा, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा अपोजिंग था कि ये तो मतलब आप एक बंदा जा रहा है और दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो रहा है और फिर भी आप उसको, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इसलिए क्योंकि वो लोग खुद भी जो है वो इसी के मानने वाले थे, तो वो लोग यही चाहते थे कि ये कैरी ऑन होता है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन भी आती रहे, तो ये भी एक सबसे बड़ा मसला था। फिर इसके बाद एक और सबसे बड़ा मसला क्या था कि कास्ट सिस्टम, जो कि मुसलमानों में फिर भी नहीं था, लेकिन जैसे कि आप कह लें कि इंडियंस में ब्राह्मण, शूद्र, ये इन जितने भी इनकी और 4 से 5 कास्ट सिस्टम है, इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं और शायद नीचे मुझे याद नहीं शूद्र होते हैं या कौन से होते हैं, तो वो कास्ट सिस्टम एबॉलिश हो रहा था। क्यों एबॉलिश हो रहा था? क्योंकि लोग जो है वो इससे हट रहे थे, वो कास्ट सिस्टम से हट रहे थे और अंग्रेज या ब्रिटिशर्स जो है वो इसको नहीं मान रहे थे, जो कि उनके लिए एक बड़ा मसला था इंडियंस के लिए कि उनका कल्चर खत्म हो रहा था, वो कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा था। फिर वो एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन जो कि इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही थी, जो कि उनके ट्रेडिशनल एजुकेशन को खत्म कर रही थी, तो ये भी सबसे बड़ा मसला था। यानी एक तो रियासतों का मसला, दूसरा ये जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा था यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें तो वो थी कि जिसमें जो चीज़ें मुश्किल थी ही थी, लेकिन फिर एक और चीज़ है, यानी अभी तक के जो हमने बातें करी मैं बताता चलूँ कि इसमें फिर भी मुसलमानों का रोल इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ आएगी वो उसने मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो आया इंट्रोडक्शन टू एनफील्ड राइफल। अच्छा, ये जो बात है ये बहुत जगहों पे आपको पढ़ने को मिलेगी कि इसकी वजह से भी, असल कुछ लोगों का मानना ये है कि ये भी मेन वजह थी जिसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, वरना नहीं होती। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ये जब चीज़ आई इससे ये हुआ कि ये, क्योंकि मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि क्यों फिर ये सारी जंगें और या कोई सी जो बगावतें थी वो स्टार्ट हुई। एनफील्ड राइफल में हुआ क्या कि एक राइफल इंट्रोड्यूस करवाई ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि सारे जो ट्रूप्स थे इंडियन भी ट्रूप्स थे और इंडियंस ही थे, मतलब सारे इंडियंस में आपके हिंदू भी आ जाते हैं और आपके मुसलमान भी आते हैं, वो उसमें सिर्फ इंडियंस ही था, तो इंडियन को आप हिंदुओं से मुंसलिक मत करिए। तो इंडियंस में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं और ब्रिटिशर्स भी थे। तो हुआ क्या कि जो ये ट्रूप्स हुआ करते थे उस पर, यानी जो भी मसवालियाँ कहते हैं कि सिपाही सिपाही जिसको हम कहते हैं, तो मिलिट्री में जो होते थे, तो उनको कहा गया ये यूज़ करने को, राइफल थी कि कहते हैं कि आप जो है अगर कभी आपकी लड़ाई हो या कभी आपको किसी के साथ जंग हो तो आप ये यूज़ करें। तो गन्स तो नॉर्मल थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन ये इनफील्ड राइफल में हुआ क्या कि जो इसके कार्ट्रिजेस होते थे, कार्ट्रिजेस यानी बेसिकली जैसे कि आप कह लेंगे, कहते हैं उसका खौल, जो गोली होती है, बुलेट होती है, उसका खौल जो होता है, वो कार्ट्रिजेस उसको कुछ इस तरीके के हुआ करते थे कि उसको आपने बाइट करना होता था और मतलब खोलने के लिए आपने उसको बाइट करना होता था, फिर आप उस गन में डाल के फायर कर सकते। तो हुआ क्या कि एक 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 इशू आया उस वक्त, या उस वक्त अफवाह फैली या इशू कह लें कि जो कि क्योंकि अफवाह इस तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन हिंदुओं के और मुसलमानों तक ये खबर पहुंची कि ये जो कार्डेजेस है इसको जब आप बाइट ऑफ करते हो तो वो जो मटेरियल ऊपर लगा होता है वो बेसिकली पिग्स का फैट और काऊ का फैट यानी पिग्स और एंड कहने हैं इसको, यानी दोनों का फैट से ये चीज़ बनी।
अब चूंकि पिग्स और काऊ की जब बात आ जाती है तो गाय जो है वो हिंदुओं के नज़दीक मुकद्दस है और पिग जो है वो हमारे नज़दीक नहुसत। तो दोनों चीज़ें ने दोनों को अफेक्ट कर। काऊ का फैट है जो कि उनके मुकद्दस है, तो उनके मुकद्दस जानवर का फैट उसको यूज़ किया जा रहा था, तो उनको उस पर गुस्सा आया। और हमारे लिए क्योंकि पिग हमारे नज़दीक और हमारे इस्लाम के नज़दीक ये एक बहुत ही गंदा जानवर होता है, तो हम इसके से हटे। और जब देखा गया कि ये भी इसमें शामिल होता है तो इसलिए कहा गया कि अगर ये आप बाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके लिए एक अलग सी एक इंसिडेंट भी हुई कि ओरल कम्युनिकेशन इन दोनों की चीज़ों से हो रही है, तो इट मीन्स आपका एक तरफ इस्लाम लोगों को भी अफेक्ट हुआ है और एक तरफ हिंदुओं को भी अफेक्ट हुआ। तो क्या हुआ कि इसके बाद एक फूट सी पड़ गई कि कहा गया कि भाई हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी की वजह से एक बहुत प्रोमिनेंट नाम आता है जिसके ऊपर इंडियन में फिल्में भी बन चुकी हैं। वो क्या था कि मार्च 1857 में यानी 1987 की मार्च 1857 में मंगल पांडे ये एक नाम उठा। और ये नाम क्या था कि ये भी एक प्रूफ था एक आम सा, लेकिन इसको भी कहा गया कि कार्टेजेस जो है वो आप इस्तेमाल करो, इसका फोर्स किया गया। तो इसने उसके रिएक्शन में क्या करा कि वहाँ पे 2 ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे, उनको इसने जो है वो इस फोर्स करने के वजह से उनको इसने शूट कर दिया और उन दोनों को कत्ल कर दिया। जिसके बाद हुआ क्या कि मार्च 1857 में से ये हरकत करी है, इसने एक काम करा क्योंकि इसको नहीं पसंद आई ये चीज़, और जिसकी वजह से फिर 1857 में ही अप्रैल के स्टार्टिंग में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी इसको फांसी दे दी गई इसकी इस हरकत के ऊपर। इसके बाद मल्टीपल ऑफिसर्स ने या मल्टीपल ट्रूप्स ने यही काम करा कि मारा नहीं, लेकिन रिफ्यूज करा कि हम इस कार्टेज को नहीं इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद हुआ क्या है कि उन सारे लोगों को जो है वो उनकी वर्दियां उतरवा दी गई पब्लिक क्राउड में, जो कि उनके लिए बहुत ही डिस्ग्रेस बेइज्जती वाला टाइम था, जिससे उनके अंदर एक नफरत पैदा हो गई ब्रिटिशर्स के लिए। और उनको क्या किया गया कि 10-10 साल की जो है वो कैद में डाल दिया गया, जहाँ पर क्योंकि इतनी नफरत पैदा हो गई थी ब्रिटिशर्स के लिए कि एक इसके इस्तेमाल के ऊपर इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और बाकी लोगों को जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो इतनी लंबी प्रिजन दे दी। उसके बाद इनमें एक फूट पड़ गई और एक बगावत स्टार्ट हुई। वो बगावत कैसे स्टार्ट हुई कि उसके बाद ये जो मेरिट के अंदर ही बगावत स्टार्ट हुई, जैसे मैं आपको बताया था। तो ये सब को लोग वहीं के थे अभी ये फिलहाल। तो जो इंडियन ट्रूप्स थे इनको जब आपको प्रिजन में डाला गया तो इन्होंने अपने साथियों के साथ मिल के क्या करा कि ये लोग मेरठ के जो जेल था, मेरठ का जेल जो सिटी थी मेरठ, वहाँ से ये लोग निकले और इन्होंने ब्रिटिशर ऑफिसर्स को, जितने भी ऑफिसर्स थे उस टाइम पे, उन सबको इन्होंने वहाँ पे कत्ल किया और वहाँ से ये लोग भाग गए और वहाँ से बगावत स्टार्ट हो गई। म्यूटिनी का नाम कहलाता है, म्यूटिनी बेसिकली बगावत ही होती है, तो इंडियन म्यूटिनी भी कहलाती है ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हुआ क्या कि वहाँ से भागे और मेरठ से भागकर उसी रात ये लोग दिल्ली पहुँचे, उसी रात जो उसके अगली रात गालिबन, यानी वहाँ से बस ये लोग निकल गए। क्योंकि दिल्ली जब पहुँचे तो वहाँ कोई यूरोपियन ट्रूप नहीं थे, वहाँ इनके अपने लोकल इंडियन ट्रूप्स थे जो इनके साथ मिले। और मिलने के बाद दिल्ली में एक मुग़ल बादशाह, जो कि लास्ट मुग़ल बादशाह कहलाते हैं हमारे सारों में, औरंगजेब, शाहजहां करते करते आखिर में बहादुर शाह जफर का नाम। तो बहादुर शाह जफर उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे। दिल्ली में उनकी पावर को वापस रिस्टोर करा दिया इन सारे ट्रूप्स ने मिलके। और ये दिल्ली के ऊपर बेसिकली जो इनका पुराना पावर था, यानी क्योंकि ये बादशाह थे तो इनका जो है वो वापस आखिर में मुग़ल बादशाह के तौर के ऊपर इनको वापस से अपनी पावर में ले आए और इनको तख्त पर बिठा दिया कि आप जो है बस अब बादशाह हैं आके और हम जो है आपको रिस्टोर कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। हुआ क्या कि वो मार्च का ही टाइम था, अप्रैल का टाइम था कि जब ये सब कुछ हुआ और अप्रैल में इन्होंने बादशाह यानी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को वहाँ पर वापस से पावर में रिस्टोर करा। तो यानी दिल्ली में अगर कोई बात पूछे कि दिल्ली के अंदर ये, क्योंकि देखिए कुछ सिटीज़ थे, एक और बात याद रखिएगा कि ये नेशनल मूवमेंट नहीं थी, यानी पूरा मुल्क यानी पूरा सब कॉन्टिनेंट इसके अंदर शामिल नहीं। कुछ चंद शहर और उन चंद शहरों के अंदर कुछ चंद प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं वो इसमें शामिल थी, और बाकी ज़्यादातर जो लोग थे या जो ज़्यादा लीडर्स थे वो इससे बैक ऑफ हो गए थे और उन्होंने इसके साथ नहीं दिया था इंडियन ट्रूप्स का भी, जो कि बाद में बहुत बड़ी एक चीज़ बनी। तो खैर, तो हुआ क्या कि अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली के अंदर आपका जो सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट फिगर थी वो थी बहादुर शाह जफर, जिन्होंने इस मूवमेंट को लेड करा और उन्होंने
अपने आप को मतलब बादशाह के तौर पर सामने लेकर आए, लेकिन कुछ ज़्यादा वो कर नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त उसी महीने में आप कह लें कि बहादुर शाह जफर की तरफ आपके जो उसका कमांडर इन चीफ कह लें, जो कि वहाँ के थे आपके यानी आप कह लें कि दिल्ली के अंदर जो थे वो थे सर जॉन लॉरेंस। अच्छा, सर जॉन लॉरेंस जो थे वहाँ पे कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अपने एक फौजी दस्ता भेजा कि आप दिल्ली को जाके जो है वो अपने कंट्रोल में लो, और वो दस्ता जो है वो गालिबन कोई एक, अगर मैं सही नाम लूँ तो वो निकोलसन थे, मुझे पूरा नाम नहीं पता, लेकिन निकोलसन जो थे वो उन्होंने कमांड करा उस फौजी दस्ते को, और वो जाके वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी, और एक बड़ी बैटल मतलब समझ लिया कहते हैं कि एक बहादुर शाह जफर और इनके दरमियान हुई, और तकरीबन 4 महीने वो चीज़ लड़ते रहे, और 4 महीने बाद टुक ओवर कर लिया ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी ने टुक ओवर करते ही बहादुर शाह जफर को कैप्चर कर लिया। और बहादुर शाह जफर को जब कैप्चर करा तो उनके साथ उनके हमरा, कुछ किताबों में आता है कि 2-3 लोग थे, यानी जो 2 उनकी बीवियाँ थी और कुछ एक आध बेटे थे, और किसी एक किताब में मैंने पढ़ा है कि कोई 2 आपके जो है वो उनकी बेगमात थी, और इसके साथ उनके 3 बेटे थे, और एक जो है वो इनका पोता। ये सारे को पकड़ के लेकर गए, और जिनमें से 2 बेटों को इनके उसी वक्त इनकी आंखों के सामने मार दिया गया, और उनके सर बाकायदा पेश करे गए उसके कमांडर इन चीफ जो कि सर जॉन लॉरेंस थे, और कि हमने इनको मार दिया है, और बाकी इन सबको एक्सील कर दिया गया, यानी अपने उस मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, और उनको भेज दिया गया रंगून। रंगून जो कि आज का म्यांमार, ठीक। तो रंगून उसको भेज दिया गया, और कोई गालिबन यानी अगर मैं इसकी डेट बिल्कुल सही बताऊँ तो आपको शायद मई का महीना था शायद, जो लेकिन 1862 ईयर था जब ये इनका इंतकाल हुआ रंगून। तो वहाँ से यानी इन्होंने दिल्ली में जो स्टार्ट हुई, वो दिल्ली में टुक ओवर करा आर्मी ने, और फिर इनको बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, दिल्ली की तो बात हो गई। अगर बात करी जाए खानपुर, तो खानपुर के अंदर जो प्रोमिनेंट फिगर आती है वो आपकी आती है खानपुर के अंदर, कानपुर में वो आती है नाना साहिब। नाना साहिब जो थे, और उनके साथ एक और फिगर आती है, वो आती है आपका आपकी एडॉप्टेड सन थे बेसिकली किसके, बाजीराव, जो कि बाजीराव भी आपको नाम तो फिल्म में आने लगी तो आपको शायद कुछ पता हो। तो बाजीराव के वो एडॉप्टेड सन थे, जो कि बेसिकली बाजीराव जो है वो एक मराठा का जो है वो पेशवा था उसमें, पेशवा तो रूहानी पेशवा जिस तरीके से कहते हैं, तो वो थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 लोगों ने मिलके जो है वो आपकी खानपुर के अंदर इस मूवमेंट को लेड करा, और जबकि नाना साहिब से जो उनकी हमदर्दी या उनकी जो बात करने का अखलाक जो उनका था, उसकी वजह से काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स भी उनकी तरफ थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि कमांडर ओनील जो थे, मतलब ओ नाइल जो थे, वो बेसिकली कमांडर थे, वो भी इसी आर्मी के, क्योंकि ब्रिटिशर की आर्मी थी, उनको पता चला कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले कहते हैं गैर इंसानी तरीके से इंडियंस के साथ बिहेव कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। तो नाना साहब ने क्या करा कि जितने भी उनके पास उस वक्त वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उन सबको कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद हुआ क्या कि वहाँ भी एक जंग स्टार्ट हो गई, यानी वही एक तरीके से कह लें आप, एक बैटल स्टार्ट हो गई जो कि लड़ी गई, और लड़ने के बाद हुआ क्या कि कोई 17 जून 1857 के अंदर एक जनरल हैवलॉक आए वहाँ पे, जिन्होंने खानपुर के ऊपर लड़ाई करने के बाद उसको टुक ओवर कर दिया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद नवंबर में, यानी नवंबर वही 1857 की बात के नवंबर के अंदर फिर से खानपुर को नाना साहिब और इन्होंने, नाना साहिब और आपके एक बंदा था उधर, तांत्या टोपे, ठीक है। ये बंदा भी जो है वो बहुत हिस्ट्री में आता है इंडियंस की, कि इन दोनों ने मिलकर फिर वापस से कानपुर को जो है वो अपने रिकैप्चर कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली दिसंबर के महीने में, यानी आप कहते हैं कि जब विंटर का सीजन था, तो खानपुर को जो है वो वापस से कैप्चर कर लिया। किसने ये कैप्चर करा आपका आप कहते हैं कि बल्कि ये कैप्चर जो है वो वापस से हुआ दिसंबर के अंदर, और सर ह्यूज रॉस थे मेरे ख्याल में, उन्होंने जो है वो आपके इस कह लें, ये जो मैं आपको मेरे ख्याल में या गालिबन जो बता रहा हूँ,
ये बिल्कुल मेरे हिसाब से भी गालिबन मेरा कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी सारी किताबें कहीं कहीं मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से अप टू माई नॉलेज ये सारी बातें ठीक है, ये सारी डेट्स भी ठीक है। तो खानपुर वापस से दिसंबर के महीने के अंदर वापस रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिश आर्मी ने, और वहाँ से नाना साहिब जो है वो वहाँ से निकल गए और वो नेपाल चले गए, और उसके बाद तांत्या तोपे थे वो जो है वो माइग्रेट कर गए कल्पी, ये भी एक रियासत, नेपाल तो खैर करेंगे था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये बात हमारी हो गई कहाँ तक की, ये आपकी हो गई आप कह लें कि आपकी खानपुर। अब बात आती है लखनऊ में भी ये तहरीक चल रही थी, तो लखनऊ में वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के तहत चल रही थी, और इवन वाजिद अली शाह जो थे, इनके पास तो बाकायदा सर हेनरी लॉरेंस जो उस वक्त के भी कमांडर इन चीफ थे, वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो बाकायदा 1000 कोई इंग्लिश ट्रूप्स और 700 के करीब जो किताबों में आता है इंडियन ट्रूप्स बाकायदा नवाब वाजिद अली शाह की रहाइश गाह के ऊपर क़याम पजीर थे, यानी रेफ्यूजी थे सर हेनरी लॉरेंस भी। और हुआ क्या कि जब वहाँ पे ये पता चला कि ऐसे मसले मसाइल आ गए हैं और ये हो रहा है, तो इंडियंस क्योंकि वैसे ही बगावत के अंदर थे और उनके अंदर नफरत पैदा हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के लिए, इन्होंने क्या करा, वो 1000 के 1000 अंग्रेज़ों को, अंग्रेज ट्रूप्स को वहाँ मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। और इवन सर हेनरी लॉरेंस जो उस वक्त कमांडर इन चीफ थे, और वो भी जिसके ऊपर नाना साहिब ने जो है वो एक्शन लिया था, वो था कमांडर या जनरल आपका ओनील, सही है, जनरल ओनील को शायद से मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ये इस तरह का उनका नाम है। तो इनको भी समझने कतल कर दिया गया। और लखनऊ में फिर क्या हुआ कि लखनऊ में आपके जो है वो सर ह्यूज रोज, यानी ह्यूज रोज सॉरी में जो यहाँ पे बताया था, खानपुर में उनका यहाँ पे अमल दखल नहीं था, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने आखिर में तो कवर कर लिया था, लेकिन लखनऊ में सर ह्यूज रोज आए आखिर में, और कोई मार्च 1958 के अंदर अब जो है वो इस मसले को हल करा, और लखनऊ के अंदर भी उन्होंने टुक ओवर कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से क्या हुआ कि ये मामला ख़त्म हुआ, और फिर झांसी में भी यही स्टार्ट हुआ था, और झांसी के अंदर झांसी की रानी जिसको हम कहते हैं, और लक्ष्मी बाई, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जंग लड़ी, और किसी न किसी तरीके से घुटने नहीं टेके, लेकिन एट दी एंड सारी जंगें कोई जून 1 से लेके, यानी जून 11 से जून 18 तक के 1858 में, यानी 1858 में उन्होंने जंगें लड़ी। और उसके बाद लेकिन इनके साथ वही बंदा जो नाना साहिब के साथ भी था, तांत्या तोपे, वो वापस आ गया था, और वो आप कहते हैं झांसी के अंदर वो भी उन झांसी की जो रानी थी लक्ष्मी बाई, उनके साथ जो है वो था, क्योंकि झांसी की रानी इसलिए भी आजकल मशहूर है क्योंकि उन्होंने वाकई उस पर ऐसे किरदार अदा करे थे कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भी जो है वो उनको काबू करने में नाकाम रहे थे कर सके। लेकिन एट दी एंड क्योंकि तांत्या तोपे जो है वो भी इनके साथ था, लेकिन आखिर में कोई एक जनरल मान सिंह थे, उनके कहने के ऊपर वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया, यानी हुआ ये क्या कहते हैं कि वो उसने गलत गाइड कर दिया या कुछ ऐसा मसला आया कि वो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया। और वहाँ उसके बाद कोई आप कहते हैं कि 19 अप्रैल 1859 के टाइम पे उसको जो है वो हैंग कर दिया गया, तांत्या तोपे को भी। और इस तरीके से वो झांसी का भी जो मसला था वो भी खत्म। झांसी के साथ साथ बिहार का भी नाम आता है इसके अंदर, और वहाँ एक कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह, इनका नाम इस तरह लिखा जाता है, कुंवर सिंह। अच्छा, कुंवर सिंह जो थे वो कोई 80 बरस के थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी भी बहुत मिसालें दी जाती हैं इनकी बहादुरी की, कि इन्होंने पहले सारे मसलों को अपने बिहार में कंट्रोल करा, और उसके बाद बिहार से निकलने के बाद जब बिहार में ज़्यादा वो ना था इतना मसला, तो फिर ये वहाँ से निकल गए, और क्योंकि बिहार में इतना टेंशन था भी नहीं, तो नाना साहिब की फोर्सेस के साथ जाके इन्होंने दिल्ली वगैरह में और बाकी इधर आप कहने के खानपुर में भी काफ़ी सारी जंगें लड़ी, और अल्टीमेटली 1958 में कोई अप्रैल के महीने में से 1958 में 19 अप्रैल 1859 के अंदर आपके तांत्या तोपे को हैंग किया गया था। लेकिन उससे एक साल कबल अप्रैल ही में गालिबन आपके जो है वो कह लें कि 27 अप्रैल 1858 यानी 27 अप्रैल 1858 के अंदर जो है वो इनकी डेथ हो गई इसी में लड़ते लड़ते। तो ये बहादुरी का बड़ा सिंबल जाने जाते हैं इंडिया में अब भी। तो
खैर ये कुछ शहर थे, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बिहार और आपकी झांसी, ये वो जगहें थी। और मेरठ तो ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ से बगावत का स्टार्ट हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि ये सारी लड़ाइयों के बाद भी ये सब कुछ ठंडा इस तरह हुआ कि एट द एंड 1859 तक के पीस डिक्लेयर कर दिया गया और ब्रिटिशर्स वापस से ऊपर आ गए और मुगल एम्पायर को भी एक्सटेंड कर दिया गया था, तो मुगल एम्पायर भी नहीं रहा, यानी वो बादशाह भी जो बहादुर शाह जफर थे वो भी चले गए रंगून, और फिर वो वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया। बाकी सारे लोग भी जो है कहीं मारे गए और कहीं जो है वो यहाँ से मुल्क छोड़ के चले गए। तो एट दी एंड हुआ क्या कि ये जो भी वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो एट दी एंड ख़त्म हो गई और समझने के सरेंडर हो गई एक तरीके से। सरेंडर तो खैर नहीं कहेंगे कि लड़े तो सही, लेकिन एट दी एंड टुक ओवर कर लिया आर्मी ने, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग ज़्यादा पावर में थे और क्योंकि नेशनल मूवमेंट भी नहीं थी और क्योंकि सिर्फ कुछ चंद लोग ही, जो चंद प्रोमिनेंट फिगर्स जो है वो इसके अंदर मसले में जो है वो पड़े थे। बाकी सारे लोग जो प्रिंसेस थे, जो उसके बादशाह थे या महाराजा थे, वो साइड पे हुए थे, वो नहीं आए ब्रिटिशर्स के आड़े और वो साइड पे हो गई, जिसकी वजह से शायद ये नाकाम भी रही। नाकाम इन द सेंस कि इसके बाद जो ये चाह रहे थे वो मिल नहीं पाया, मतलब आज़ादी नहीं मिल पाई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई इसके बाद, जिसका कंक्लूजन निकला कि अंग्रेज़ों को समझ आ गई कि कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है हमारी चीज़ों में। तो उन्होंने अपनी बाकायदा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करा, उसको पूरा रीऑर्गेनाइज करा। इवन जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे इन सारी चीज़ों की वजह से, तो फाइनेंसिस जो है वो अपने फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो मॉडर्नाइज तरीके से रीऑर्गेनाइज करा। साथ ही में ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, यानी जिससे सारे मुस्लिम खड़े हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया उसके वजूद को। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि 1853 की जो बनी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन शामिल थे और कोई भी हिंदू या इंडियन शामिल नहीं था। लेकिन जब 1861 की बनी, यानी 1861 की, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इंडियंस को भी शामिल करा कि जो इंडियन नॉमिनेटेड जो लोग हों वो भी इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर आखिरी जो मेन चीज़ हुई वो यही हुई कि जो है वो इसको एक समराइज अगर किया जाए तो बस कुछ चेंजेस आई, लेकिन वेस्टर्न कल्चर और एक और चीज़ के अंदर ये हुई कि इंडियंस खुद भी समझ गए कि जो इनके लोग थे इन्होंने भी अपना साथ नहीं दिया, जो कि महाराजा थे और जो दूसरे लोग थे जो कि नहीं आए इनके बीच, और वो ये भी समझ गए कि काफ़ी सारे जो है या तो वो छोड़ के चले गए या जो आए वो भी अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर पाए, या जो है उनको भी कोई कदरों मतलब एक तरीके से कहना कहते कोई मेन कह लें कोई अचीवमेंट नहीं मिल पाई, अचीव नहीं कर पाए वो कुछ। तो आखिरकार ये हुआ कि वो लोग खुद ही ठंडे हो गए, इंडियंस को समझ आ गई कि हमारे बस की बात नहीं है, और साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर जो चल रहा था वो वैसे ही चलता रहा और उससे वो लोग पीछे हट गए कि अब इसके बारे में हमें कुछ करना नहीं चाहिए, और एट द एंड वो वेस्टर्न कल्चर फिर आहिस्ता आहिस्ता आने लगा। और लेकिन सिर्फ एक चीज़ की नीड यहाँ से अराइज हुई जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, कि अगर हमें आज़ाद होना है तो एक पूरी नेशनल लेवल के ऊपर एक तहरीक चलानी पड़ेगी ब्रिटिशर से अलग होने की। तो वो नेशनल मूवमेंट का जो कहने सेंस आया वो इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आया। तो आई होप तो कहते हैं कि आपको वार ऑफ इंडिपेंडेंस का बैकग्राउंड और उसकी वजूहात समझ आ गई होंगी कि क्यों ये हुआ कि पहले सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो है वो उसमें इम्पैक्ट कर रहा था ब्रिटिशर, फिर वो इस तरह के लॉ लेकर आया जिसने जो है वो कल्चर को उनके कहने अफेक्ट करा, जिसकी वजह से मेरठ के अंदर एक बगावत टूटी। उस बगावत की वजह से ये मंगल पांडे और ये सबसे मेन चीज़ की इनफील्ड राइफल का मसला आया, कार्टेजेस का मसला आया, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान दोनों ने जो है मिलकर एक जंग लड़ी, बगावत की। और वो बगावत इस तरह थी कि वो ब्रिटिशर से बगावत थी, ब्रिटिशर ट्रूप से बगावत थी। मंगल पांडे उसके अंदर जो है एग्जीक्यूशन हुई उनकी। उसके अलावा कानपुर, लखनऊ और बिहार और झांसी और दिल्ली के अंदर डिफरेंट लोगों ने इसको लीड करा, और एट द एंड बट सारे चीज़ें ना होने की वजह से, रिसोर्सेज ना होने की वजह से एट द एंड ये लोग या तो एक्सील कर दिए गए या इनको कत्ल कर दिया गया या फिर ये लोग मुल्क छोड़ के चले गए। तो लेकिन एट द एंड इस सब चीज़ों की वजह से कुछ यूरोप यानी ब्रिटिशर्स को भी कुछ समझ आया कि हाँ ये कुछ कहते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से इंडियन जो है वो हमसे तंग आ रहे हैं, हमें नफरत फैल रही है। उन्होंने कुछ चीज़ों को ठीक करा, लेकिन फिर भी कोई इतना ज़्यादा ठीक नहीं करा, क्योंकि अपना इम्पैक्ट ज़रूर रखना चाहते थे। तो फिर एक नेशनल मूवमेंट का एक सेंस आया और वो फिर नेशनल मूवमेंट चली आगे, और फिर कांग्रेस बनी और फिर मुस्लिम लीग बनी। तो मुस्लिम लीग 1906 में बनी और कांग्रेस गालिबन 1885 में मेरे ख्याल में बनी। तो उसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में अभी तक के काफ़ी हमारा कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमें समझ आ